आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर मैथ में एक नया चैप्टर का नाम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को बात करना है अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, पॉलीगॉन, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली ड्राइंग आप देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार का आप इसमें ड्राइंग देखने वाले हैं। इसमें उतना कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, बस अलग अलग प्रकार का ड्राइंग है और अलग अलग प्रकार के ड्राइंग का नाम भी अलग अलग है ना। जैसे आपको मिलेगा कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे, उसी प्रकार का अलग अलग प्रकार का आपको ड्राइंग, पॉइंट, ये सब प्रकार आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर का नाम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें ना यदि आप एक शब्द पे यदि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा वो है ज्योमेट्रिकल। क्या है? ज्योमेट्रिकल। और इसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो आप जियोमेट्रिकल देख रहे हैं ना, जियोमेट्रिकल, ये जियोमेट्रिकल बेसिकली एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द, यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन, GEOMATRON, मेट्रॉन, जियोमेट्रॉन। समझिए, इसमें ना हम समझाना क्या चाह रहे हैं पहले उसको समझिए। ये जो बेसिकली आप जो वर्ड देख रहे हैं जियोमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल हमारा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब सवाल है कि सर ये ग्रीक वर्ड क्या होता है? जैसे देखो, जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं ना हिंदी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं, आप, तुम, तेरे, मेरे, यहाँ, वहां, खाना, पीना, ये सब क्या हमारा एक हिंदी शब्द है ना, हिंदी वर्ड है। उसी प्रकार से ग्रीस में बोला जाता है जो शब्द, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड। तो ये जो बेसिकली आप ज्योमेट्रिकल देख रहे हैं, ये कौन सा शब्द है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में भी कौन सा शब्द से बना है हमारा ज्योमेट्रिकल? जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया कि जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीक वर्ड है और जियोमेट्रॉन से ही हमारा बना है जियोमेट्रिकल। ओके, अच्छा, जियोमेट्रिकल को ना आप एक और नाम से पुकार सकते हैं, जियोमेट्री। सिंपली आप जियोमेट्रिकल बोलो या फिर जियोमेट्री बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। तो यहाँ पे आपने पहला ये समझा कि ये जो आप ज्योमेट्रिकल देख रहे हैं वो एक शब्द हमारा बना है। किस शब्द से? ग्रीक वर्ड से बना है। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन। तो जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ पे बोला जाता है? ग्रीस देश में बोला जाता है। तो जियोमेट्रॉन हमारा एक ग्रीस, यानी कि ग्रीस वर्ड है, और इसी से हमारा शब्द बना हुआ है जियोमेट्रिकल। ठीक है ना। लेकिन ग्रीस में जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे खाना, खाना का मतलब क्या हुआ? भोजन खाना, बेसिकली ईट करना। उसी प्रकार से यदि ग्रीस में जियोमेट्रॉन बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है ग्रीस में, उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें दो शब्द हैं हमारे पास। एक है जियो, GEO, जियो, इसका मतलब होता है अर्थ। इसका मतलब क्या होगा? अर्थ। और दूसरा आपको इसमें शब्द दिख रहा होगा मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो अब जरा आप हमको बताइए कि ग्रीस में मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? अर्थ मेजरमेंट। अर्थ मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या धरती को नापना? बताओ जरा। नहीं, धरती को नापना नहीं। बेसिकली पहले के लोग ना ज्योमेट्री का इस्तेमाल क्यों करते थे, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसका इस्तेमाल पहले के लोग क्यों करते थे? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए। जैसे नदी कितना बड़ा है, पहाड़ कितना बड़ा है, समुद्र कितना गहरा है, यहाँ से चंद्रमा का दूरी कितना है, इन प्रकार की चीजों को नापने के लिए पहले के लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जियोमेट्री इस्तेमाल करते थे। तो वही हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि आखिर जियोमेट्री क्या होता है ना, ये किस किस प्रकार का है, इसका क्या यूज है हमारे लाइफ में, इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपने फिलहाल क्या समझा? आपने यहाँ पे ये समझा कि जो ज्योमेट्रिकल, जो भी, या फिर आप ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, ये हमारा बना है एक ग्रीक वर्ड से। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? जियोमेट्रॉन। और जियोमेट्रॉन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अर्थ मेजरमेंट। और अर्थ मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ पर, यानी कि धरती पर जितने भी चीज मौजूद है
उसको नापने का एक तरीका। जैसे धरती समुद्र कितना बड़ा है, तालाब कितना बड़ा है, समुद्र कितना गहरा है, यहाँ से चंद्रमा का दूरी कितना है, तारा का दूरी कितना है, मार्स का दूरी कितना है, इन्हीं सब चीजों को पता करने के लिए हमारे लोग पहले ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते थे। आप ज्योमेट्री बोलो या फिर ज्योमेट्रिकल बोलो, बात लगभग सेम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्यों करते थे लोग पहले? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए। लेकिन कैसे मेजर करते थे हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ आ रही है। तो क्या ये जो ज्योमेट्रिकल शब्द था इसका मतलब समझ आ गया? एक बार फिर से बताते हैं। जियोमेट्रिकल या फिर जियोमेट्री हमारा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वो ग्रीक वर्ड हमारा है जियोमेट्रॉन, यानी कि जियोमेट्रॉन से ही हमारा बना हुआ है क्या? जियोमेट्रिकल या फिर जियोमेट्री। और ग्रीक्स में यानी कि ग्रीस देश में जियोमेट्रॉन का मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट, क्योंकि इसमें दो शब्द है, एक जियो और एक मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो पहले के लोग जियोमेट्री का इस्तेमाल क्यों करते थे? धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये था हमारे चैप्टर का एक तरीके का इसका मतलब था। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर, और इसमें बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझेंगे। बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे आपको इसमें पता ये चलेगा कि पॉइंट क्या होता है, उसके बाद फिर पता चलेगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले नंबर पे पॉइंट्स बहुत सिंपल है समझना, इसको आप ऐसे समझ लो, एग्जांपल बस। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना एक तरीके से ये लिखा हुआ है, समझना ध्यान से। ये हमारा क्या, एक बिंदु है, एक डॉट आपने दिया बेसिकली, और यही डॉट क्या कहलाएगा? पॉइंट। इसका आप कुछ नाम दे दो, सपोज ए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, इसका नाम क्या हो गया? बी, कुछ भी आप पॉइंट दे सकते हैं, और इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये जो बेसिकली डॉट देखते हैं आप इस प्रकार का, यही हमारा कहलाता है पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, ये तो हम लोग पहले से जानते थे। हाँ, आप जानते हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। ये तो बहुत ही बेसिक सा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी ये सब हमारा क्या है? पॉइंट ही तो है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी आर दी पॉइंट्स, ये सब हमारा पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोगों को डिस्कस करना है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए, पहले आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ओके, और एक पॉइंट आप यहां पे दे दो और एक पॉइंट हमारा यहां पे दे दो। तो ये जो आपके सामने बन के तैयार हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। और इस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए और बी। तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन था, इसका यहाँ पे एक पहला पॉइंट और इसका एक दूसरा पॉइंट, इसका ही हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो जब भी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन रहे और एक पॉइंट इधर रहे और एक पॉइंट उधर रहे, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या इसमें कोई डाउट होगा आपको? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब एक बात इसमें आप और जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं पता है? ऐसे ए बी लिखो और उसके ऊपर आप इस तरीके का बना दो छोटा सा, ये हो गया। कहने का मतलब यदि आपको इतना बड़ा बनाने का मन नहीं है तो इसी को हम लोग छोटा करके कैसे बनाते हैं, ए और बी, दो पॉइंट का नाम था ना इसमें, तो ए और बी यहाँ पे लिख देंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा ये हम लोग ऐसा बना देंगे। तो जब टीचर आपका या तो ये देख लेंगे या फिर ये देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे ये किसका बात कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट का बात कर रहा है जिसका कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। हाँ, बता देंगे, वो भी बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको ना फिर सवाल है कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे आता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जरा आप हमको एक बात बताइए यहाँ पे कि ये हमारा पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है,
इस कोने पे भी हमारा एक फिक्स पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केल से मेजर कर सकते हैं। मेजर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। हो सकता है ये कितना हो सकता है, 15 से तो बेसी होगा, लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो लाइन सेगमेंट के पास दो फिक्स पॉइंट है, इसके वजह से ही हम लोग लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो आप यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, यानी कि लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लाइन सेगमेंट को हम मेजर क्यों कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं मेजर, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट होता है, एक लास्ट मतलब एक इधर और एक इधर, और ये दोनों पॉइंट कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है। इसका मतलब हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं स्केल से। आगे बढ़े हम लोग, और इतने बड़े लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, इस तरीके से करेंगे, है ना। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें बच्चों को और कंफ्यूजन होता है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारा बराबर ही है। ए बी लिखो या फिर क्या लिख सकते हैं आप, बी ए लिख लो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मतलब सेम है। तो इतने बड़े लाइन सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं। चलिए अब आ जाइए आप तीसरे नंबर पे, रे, RAY, रे। ये रे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखो, देखो ये ना हमेशा किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। यहां पे हमारा एक पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन यहां पे हमारा कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा। लेकिन इसका नाम देने के लिए हम यहाँ पे ए बी दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, रे जब भी आपके सामने आएगा उसका एक पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन एक पॉइंट हमारा फिक्स नहीं होगा। इसके आगे क्या दिया हुआ रहेगा, एरो का साइन दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप इसको इधर तो नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसको इधर जहां तक बढ़ाना चाहे आप वहां तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि सर ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, नहीं, ये पॉइंट नहीं है, बस इसका हमने नाम रखने के लिए दिया है। लेकिन कैसे कोई फिक्स पॉइंट है इधर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरो का साइन लगा हुआ है। और एरो का मतलब आपको पता है कितना दूर तक लेके जा सकते हैं, नहीं, बहुत दूर तक, जहां तक आपका मन करे वहां तक लेके जाओ, है ना। तो कहने का मतलब एरो आप कैसे पहचानोगे, इसका एक तरफ फिक्स पॉइंट होगा और एक तरफ फिक्स पॉइंट नहीं होगा। बात समझ आ रही है। और इसको आप जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक उसको बढ़ा सकते हैं इधर की ओर, लेकिन क्या आप इसको इधर बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कैसा होता है, फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको लिखें। अच्छा मान लीजिए इस प्रकार का दे दिया, तो क्या ये भी रे है, बताओ जरा। हाँ ये भी रे है ना, तो दोनों हमारा रे है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको लिखने का तरीका ये है, हाँ इसमें आप लिखेंगे ए बी और इस तरीके से एरो का साइन बना देंगे, ये हो गया। या फिर इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं बताओ, बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये ए और बी यहाँ पे, यहाँ पे हाँ लिख देना आप बी, तभी तो आप एक रे का नाम दे पाओगे ना। बात समझ में आ रही है। यदि आप केवल ए लिखते तो ए हमारा क्या है, सिंपल एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे बी भी दे देना। लेकिन क्या हमारे बी एक फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं ये पॉइंट नहीं है, बस हमने इसको नाम रखने के लिए दिया है। लेकिन आप इसको जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक लेके जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या तो ए बी के ऊपर एरो बना दो या फिर बी ए के ऊपर एरो बना दो, दोनों हमारा क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब हम आपसे एक जरा जनरल सा सवाल पूछते हैं, जरा सोच समझ के आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, क्या एक रे को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें आप वहां तक लेके जा सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग कभी मेजर कर पाएंगे, नहीं मेजर कर पाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे कि रे कैनॉट बी मेजर्ड। आप रे को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, यदि कोई पूछते कि बताओ रे को मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं। मेजर इसको इसलिए नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको इसलिए नहीं नाप सकते हैं क्योंकि इसका एक पॉइंट क्या होता है, एरो वाला होता है, और इसका मतलब होता है कि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर में आ जाइए। रे के बाद आता है हमारा लाइन, रे के बाद लाइन आएगा हमारा। चलिए लाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, लाइन हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, दोनों तरफ एरो, और इसका आप कुछ नाम दे दो ए और बी। क्या यहाँ पे भी आप क्या समझेंगे कि ए बी हमारा एक दो पॉइंट है क्या,
नहीं, नाम रखने के लिए हमने केवल इसको दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको नाम देते ही नहीं ए बी, तो हमारा इस लाइन का नाम क्या होता, कुछ नहीं होता। लेकिन नाम देने के लिए, अच्छी तरीके से मैथ को समझने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, दो नाम दे देते हैं, ए और बी, है ना। अच्छा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, अच्छा पहले बताओ, लाइन सेगमेंट में आपने क्या देखा, दोनों पॉइंट फिक्स होता है, आप इसको मेजर कर सकते हैं आराम से, है ना। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा वाला हमारा फिक्स नहीं होता, वो एरो होता है, इसको आप जहां तक लेके जाना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं। लेकिन आप लाइन में क्या देख पा रहे हैं, लाइन में दोनों तरफ जहां तक आप लेना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं। क्या इसमें कोई फिक्स पॉइंट है, क्या इसमें एक भी फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसमें दोनों तरफ क्या है, एरो है। इसका मतलब है कि आप इसको जहां तक लेके जाना चाहें आप वहां तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, लाइन को कैसे लिखेंगे, या तो आप ए बी लिखो, इसके ऊपर ये एरो बना दो, या फिर बी ए लिख के इसके ऊपर ये एरो बना दो, ये हमारा हो गया लाइन। तो लाइन आपको समझ में आया, तो जब भी दोनों तरफ एरो दिखे उसको आप क्या समझेंगे, वो क्या है, एक लाइन है। तो बताइए, क्या लाइन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ या ना, लाइन को भी मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पे लिखेंगे लाइन कैनॉट बी मेजर्ड, लाइन को भी मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मेजर, क्योंकि ये भी हमारा एरो है, वो भी एरो है, अब इसको जहां तक लेके जाना चाहे वहां तक ले जा सकते हैं, इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा हो गया, पांचवें नंबर में आ जाइए। पांचवें नंबर में इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बात करें, चलिए जरा देखिए ध्यान से इसका एग्जांपल पहले। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है दो चीज आपस में टकरा जाना। क्या हो जाना, दो चीज आपस में टकरा जाना। तो ये बताओ यहाँ पे किसका बात हुआ है, लाइन का बात हुआ है ना। तो दो लाइन आप बना लो पहले, एक लाइन हमारा ये हो गया, इधर भी एरो और इधर भी एरो, और एक लाइन हमारा ये हो गया। क्या ये हमारा लाइन है, बताओ, नहीं, ये वाला तो लाइन है, लेकिन क्या ये वाला लाइन है, नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एरो दे देंगे, दोनों क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। और बताओ दोनों लाइन हमारा कहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दो, ओ दे दो, मान लो क्या दे दिया हमने, आप इस पॉइंट का नाम ओ। तो जब हमारा कोनो, मतलब कि जब हमारा कभी भी दो लाइन आपस में जब टकराता है, तो वो दोनों लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कह देते हैं। और जिस पॉइंट पर टकराता है वो बेसिकली हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा, यानी कि कहीं पर टकराएगा तो एक तो पॉइंट होगा ना जहां पे टकराएगा। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, हमारे दोनों लाइन कह देंगे, और ये हमारा पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद आता है हमारा पैरेलल लाइन। अच्छा पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटाने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से कॉपी में कर लीजिए नोट, क्योंकि इसके बाद हम लोग भी और अभी कुछ और बात करने वाले हैं। ये जरूर लिखिएगा, ये जो है ना इस तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला। और ये बेसिकली है कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन है। आप इसमें इंट्रोडक्शन भी जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन है। तो अब आपको समझ में आया ज्योमेट्री का इस्तेमाल पहले के लोग क्यों करते थे, धरती पर मौजूद अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। इधर वाला मिटा दे, इधर वाला, चलो ठीक है। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट 6 नंबर में आप लिखेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए हमारे पास दो लाइन है, एक ये है और एक हमारा ये है। सिंपल है, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस लाइन का आप नाम दे दो L, इसका नाम दे दो M, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चाहें, चलो आपको ALM देने का मन नहीं कर रहा था, आप इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। क्या आपको ये दो लाइन आपस में दिख रहा है, बिल्कुल दो लाइन दिख रहा है। लेकिन ये दो लाइन कैसा है पता है,
ये दोनों लाइन ना एकदम बराबर दूरी पे रखा हुआ है, और जब इन दोनों लाइन को हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या दोनों आपस में कभी टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी क्या है? बराबर दूरी है। तो जब तक आप इसको ऐसे बढ़ाते चलेंगे कभी भी ये दोनों आपस में टकराने वाला नहीं है, या फिर क्या ये दोनों एक दूसरे से दूरी पे भागेगा? क्या दूर भी नहीं भागने वाला है। तो जब भी कोई लाइन आपस में बिल्कुल सीधा हो, बराबर दूरी पे हो, और उसको जब तक आप आगे बढ़ाएंगे तब तक वो ना मिले, ना दूर भागे, उस प्रकार के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास ये दो लाइन है तो आप इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, ये दोनों बराबर इसी तरीके से चलता जाएगा, कहीं भी ये दोनों दूर नहीं भागेगा दूसरे से, या फिर कभी भी दोनों आपस में टकराने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। उसी प्रकार से आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी आप इसको इधर बढ़ाएंगे और वहां जहां तक आपको लेके जाने का मन कर रहा है आप वहां तक लेके जाइए, दोनों का दोनों साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन कभी भी टकराने वाला नहीं है और कभी भी दूर भी नहीं भागने वाला है। तो इस प्रकार के लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। अच्छा, इसको लिखने का तरीका फिर क्या है? देखो, इसको लिखने का तरीका ये है, जैसे ए बी आप लिखेंगे, और पैरेलल क्या साइन कैसे होता है इसे देखो, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, और ये 11 लिखेंगे आप। 11 लिखने का मतलब ये दो लाइन वो बता रहा है बेसिकली। तो ए बी लिखेंगे, फिर ये 11 का साइन देंगे, लेकिन ये 11 का ऐसा बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा, और ये दोनों बेसिकली लकीर क्या बता रहा है? पैरेलल लाइन को बता रहा है। तो बताओ ए बी किसके साथ पैरेलल है? सी डी के साथ। इसका मतलब यदि आप ए बी देकर इस प्रकार का यदि आप लिख देते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि दो लाइन है, एक का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी डी, और दोनों आपस में कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पैरेलल को लिखने का तरीका। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पे ना आप दो बातें नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। दो बात आप इसमें लिखेंगे। पहला बात आप इसमें ये लिखेंगे, समझिए। चलिए हम ना आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? जरा जवाब दीजिएगा इसका। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, बताइए इस पॉइंट से हम कितना लाइन पास करवा सकते हैं? यानी कि इस प्रकार का लाइन कितना पास हो सकता है इस पॉइंट से? इस प्रकार का लाइन क्या एक ही हो सकता है या फिर बहुत सारे हो सकता है? इनफाइनाइट, वेरी गुड। यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम जितना लाइन चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं। उसी प्रकार से आप ये वाला भी ले लो, जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं। तो यहां पे आपने एक पॉइंट क्या समझा? एक सिंगल पॉइंट से हम लोग जितना लाइन चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, चलो। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, इनफाइनाइट number of lines can pass through a single point। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एक सिंगल पॉइंट से, यानी कि जो हमारा यहाँ पे सिंगल पॉइंट था, इस एक सिंगल पॉइंट से हम जितना चाहे उतना लाइन पास करवा सकते हैं, और जितना मन चाहे उतने के लिए हमने एक वर्ड क्या इस्तेमाल कर दिया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आपके सोर्स से भी बहुत दूर। तो एक सिंगल पॉइंट से हम लोग बहुत सारे लाइन को पास करवा सकते हैं। ये पहला नोट आप इसमें लिखेंगे। दूसरा नोट आप इसमें ये लिखेंगे, चलिए अब ना एग्जाम्पल देते हैं हम आपके सामने। बताइए, आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट हमारा ये वाला है। बताइए इस दो पॉइंट के मदद से आप कितना लाइन पास करवा सकते हैं? लेकिन जब भी लाइन पास करेगा तो इन्हीं दोनों पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए। तो बताइए दो लाइन के मदद से आप कितना, दो पॉइंट के मदद से आप कितना लाइन पास करवा सकते हैं? मात्र एक ही करवा सकते हैं। क्योंकि देखो, यदि आप इस तरीके से इसको खींचोगे, मान लीजिए कि हमारा पॉइंट ये यहाँ पे नहीं यहीं पे है, क्या दिक्कत है? क्या ये हमारा पहला पॉइंट था और ये हमारा दूसरा पॉइंट था। क्या इन दोनों पॉइंट का मदद लेके आप इसके ऊपर कोई और लाइन पास करवा सकते हैं? नहीं करवाएंगे। मान लीजिए आप ऐसे करवाते हैं तो केवल किससे पास हुआ? बी से पास हुआ, वो नहीं कहलाएगा हमारा। उसी प्रकार से यदि आप ऐसे पास करवाते हैं तो केवल ए से पास होगा। सोचो, ये बड़ा ही विचित्र बात है और बहुत ही सोचने वाला बात यह है
कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करवा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट होने के बावजूद मात्र एक ही लाइन पास हो सकता है। ये विचित्र बात है कि नहीं? यहाँ पे एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट होने के बावजूद हम लोग मात्र एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। तो ये कई बार आपसे ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू टाइप में पूछ लेगा, तो याद रहेगा ये बात। तो एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास करवा सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन 2 पॉइंट से कितना करवा सकते हैं? मात्र एक ही लाइन पास करवा सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे only one line can pass through 2 points. यानी कि केवल एक ही लाइन हमारा पास हो सकता है 2 पॉइंट के मदद से। ठीक है, चलो अब ये हमारा हुआ फाइनल आज का टॉपिक कंप्लीट। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, ऑनलाइन में लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या यहाँ तक के क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट है? सब आसान था? बिल्कुल। आने वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग कुछ और अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। आज हमने टोटल बात किया है 6 तक। उसके बाद हमने आपको 2 नोट लिखवाया है, इसको भी आप जरूर लिखिएगा अपने कॉपी में। और इस पहले वाले नोट के लिए ये वाला डायग्राम बनाइएगा और दूसरे वाले नोट के लिए ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों के लिए डायग्राम भी बगल में बना लीजिएगा। हो गया? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। और ये हमने आज बेसिकली बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का क्लास जो है हमारा आज का शुरुआत है। तो कहीं पर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को और कुछ अलग इंपॉर्टेंट टर्म को भी हम लोग समझने वाले हैं ड्राइंग के थ्रू, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल इंपॉर्टेंट टर्म 6 डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें हमारा पहला था पॉइंट, उसके बाद था लाइन सेगमेंट, फिर रे और फिर लाइन, उसके बाद फिर इंटरसेक्टिंग लाइन और उसके बाद फिर पैरेलल लाइन, है ना। और इतना करने के बाद हम लोगों ने 2 नोट भी लिखा था। एक नोट हमारा ये था कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, और हमने दूसरा नोट इसमें लिखाया था कि 2 पॉइंट से मात्र एक ही लाइन पास हो सकता है। इतना तक हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग अपने 7 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे और वो हमारा है कर्व। देखो, कर्व बेसिकली होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो कर्व बेसिकली कुछ नहीं है। कर्व क्या है, बस आपको याद, हाँ चलिए इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं, मेरे माइंड में याद आ गया। बचपन वाले क्लास में ना आप लोग बहुत गंदा ड्राइंग बनाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना गंदा ड्राइंग आप बना सकते हैं बना दीजिए, वही आपका हो गया कर्व। सिंपल एग्जांपल देखिए इसका, अच्छा लगे आपको? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ना इस प्रकार का कुछ बनाने का मन करा, जलेबी टाइप। ये किसका हो गया एग्जांपल? कर्व का हो गया। चलिए, मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको और गंदा बनाने का मन कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा बना दो, ये भी आपका कर्व का एग्जांपल है ना। और ऐसा ऐसा ड्राइंग क्या हम लोग बचपन में नहीं बनाते थे? बहुत बनाते थे, मार भी खाते थे टीचर से, है ना। तो कर्व का बेसिकली क्या होता है, आप एक बार अपने पेंसिल को रखिए और जैसा ड्राइंग आपको बनाने का मन कर रहा है आप वैसा बना दीजिए। चलिए, जैसे इसका एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा और हमको इस बार कुछ ऐसा बनाने का मन कर रहा है, क्या ये भी हमारा कर्व कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो कर्व का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप एक बार अपने कॉपी पे पेंसिल या फिर पेन को रखिए और जैसा ड्राइंग आपको बनाने का मन कर रहा है आप वैसा बना दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पेन एक बार भी उठना नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा खूबी यही है। चलिए, मान लीजिए हमारे मन में फिर से आ रहा है कि कुछ ऐसा बना दिया जाए। क्या ये भी कर्व कहलाएगा? बिल्कुल कर्व कहलाएगा, क्योंकि बिना अपना पेन हमने उठाए इसको बनाया है। तो जब भी आप एक बार पेन रखेंगे और जैसा भी ड्राइंग आप बना दीजिए वो आपका क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। सिंपल है ना। कुछ और कर्व का एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। आपके बुक का कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे एक आपका यहाँ पे ये इस प्रकार का दिया हुआ है, कैसा भी बना लो सब हमारा कर्व ही है। ओके, ये भी हमारा कर्व है। उसी प्रकार से आप ऐसा कर लो, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका पेन उठना नहीं चाहिए यदि आपने एक बार बनाना चालू कर दिया तो। ये भी आपका कर्व है। तो कर्व का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आप एक बार अपने कॉपी पे पेन को रखेंगे और जैसा ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बना दीजिए। वही एग्जांपल हो जाएगा किसका? कर्व का। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं।
कैसा भी ड्राइंग आप बना दीजिए, वो आपका कर्व है, सिंपल, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं डॉडलिंग। डॉडलिंग का मतलब एक बार पहले लिख देते हैं, इसको जो हम लोग बनाते हैं इसको कहते हैं डॉडलिंग, DOODLING। डॉडलिंग का मतलब क्या होता है? डॉडलिंग का मतलब हो गया कि आपने एक बार पेन रखा अपना और जैसा मन तैसा ड्राइंग आपने बना दिया, उसी को हम लोग कहते हैं डॉडलिंग। और क्या इस प्रकार का हम लोग नहीं करते थे बचपन में? जैसे बचपन में आप याद करो, आपके बड़े भाई बहन लोग पढ़ते थे और उसका जबरदस्ती आप कॉपी छीन लेते थे रो रो के, और उसी के पेन से उसी को कॉपी पे ऐसे ऐसे कर देते थे हम लोग, तो वही हमारा कहलाता है डॉडलिंग, है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा ये बुक है या फिर कॉपी है, मेरे भाई ने क्या किया, मेरा पेन उठाया और मेरा एक बुक पे ऐसे ऐसे कर दिया, पूरा घिसते थे ना वो लोग पहले, तो इस तरीके से वही हमारा कहलाता है डॉडलिंग। तो डॉडलिंग का मतलब हो गया सिंपल सा कि जैसा आप ड्राइंग बना लो, एक बार पेन रख के, वही आपका हो गया डॉडलिंग। और ये सब का सब एग्जाम्पल आपका डॉडलिंग का ही है, यानी कि कर्व का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप इसमें और ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, और ये हमारा चौथा एग्जाम्पल, ये पांचवा एग्जाम्पल, और ये हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या अब आपको कर्व समझ में आएगा क्या होता है? तो कर्व हमारा इसी प्रकार का होता है जैसा आप बना सकते हैं, बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आपको एक बार पेन रखना है, बिना उठाए जैसा ड्राइंग आप बना दो, वही आपका क्या हो गया, कर्व हो गया, है ना। और इस पर एक बार पेन रख के जैसा आप ड्राइंग ऐसे ऐसे खींचते हैं, उसी को हम लोग क्या करना कहते हैं, डॉडलिंग करना कहते हैं। यह समझ में आ गया? ऋषभ को डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्व के बाद हमारा अगला है सिंपल कर्व। 8वें नंबर पे आ जाइए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व में ना एक हम छोटा सा बात लिखना चाहेंगे, क्योंकि इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये छोटा सा बात आपको इसमें लिख लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। सिंपल कर्व में बेसिकली होता है क्या है ना, इसमें जैसा भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो अपने आप को बस क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रॉस नहीं करेगा ये अपने आप को। इसका एग्जांपल देखिए, आप इसमें ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यदि मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ड्राइंग बनाऊँ सपोज, क्या ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला हमारा यहाँ से चालू हुआ, लेकिन इसने एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं होगा। तो सिंपल कर्व का एग्जांपल क्या होगा कि जैसा भी ड्राइंग बना लो चलेगा, लेकिन कभी भी आपस में वो अपने आप को कट नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्या ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल हुआ? नहीं हुआ। कुछ और बना देते हैं। जैसे चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ड्राइंग बनाया यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, चलो इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, इसको छोड़ो, इतना ही बताओ आप जरा, क्या ये हमारा एक कर्व है? बिल्कुल कर्व है, लेकिन कैसा है? सिंपल कर्व है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है। तो सिंपल कर्व का मतलब हो गया कि वो कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एग्जांपल आप और ले लीजिए। जैसे क्या ये एग्जांपल है सिंपल कर्व का? बिल्कुल है। ये केवल पॉइंट पे मिला है, क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस का मतलब एक दूसरे से ऊपर के हो के गुजर जाता, ऐसा इसमें हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? सिंपल कर्व का है। उसी प्रकार से आप एग्जांपल और ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। चलो ये भी हमारा एक सिंपल कर्व का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा ध्यान से। क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्योंकि ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हालांकि इतना काफी है। तो सिंपल कर्व में आपको केवल क्या ध्यान रखना है? सिंपल कर्व में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा अपने आप को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो एग्जांपल किसका हो गया? सिंपल कर्व का हो गया। यदि वो क्रॉस करेगा तो क्या वो सिंपल कर्व का एग्जांपल होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पहला, इसमें ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल कर्व हमारा होता है दो प्रकार का। सिंपल कर्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला इसमें होगा सिंपल ओपन कर्व, उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व।
सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये दो प्रकार का हमारा कर्व होता है, वो भी सिंपल कर्व। तो बताइए सिंपल कर्व कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, एक सिंपल ओपन कर्व और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। अब इसका भी कुछ आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपके सामने दो टर्म है। पहला तो वो कैसा कर्व होना चाहिए? सिंपल कर्व होना चाहिए, और दूसरा भी कैसा होना चाहिए? वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका देखो आप, जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाला ड्राइंग यहाँ पे बनाया, देखिए ध्यान से, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में मिला? नहीं मिला, तो ओपन है हमारा, ये खुला हुआ है। इसी यही एग्जाम्पल हो गया हमारा ओपन कर्व का एग्जाम्पल। और इसका आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? ओपन कर्व का होगा, क्योंकि पहला बात तो ये हमारा सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं कर रहा है अपने आप को, पहला बात। दूसरा बात ये ओपन है, यहाँ पे देख लो आप, ओपन है ना। एग्जाम्पल किसका हो गया? सिंपल ओपन कर्व का। आप एग्जाम्पल इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे ये भी एग्जाम्पल किसका होगा बताओ? सिंपल ओपन कर्व का होगा, क्योंकि ये भी अपने आप को कहीं पे क्लोज नहीं कर रहा है, ओपन है हमारा, है ना। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। और भी इसमें आप एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे। हाँ हाँ, नहीं वो सिंपल फिर रहेगा ही नहीं। सिंपल में क्या कहे? क्रॉस नहीं करना चाहिए अपने आप को, लेकिन यदि आप इसमें क्रॉस कर देंगे तो क्या वो सिंपल रहेगा? फिर नहीं रहेगा सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहला बात तो ये भी कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, यानी कि क्या ये भी क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात ये कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, मान लीजिए हमने ये ड्राइंग बनाया, लेकिन हमने ओहो माई मिस्टेक, लेकिन हमने यहाँ पे आपस में क्लोज कर दिया। पहला बात तो ये अपने को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कैसा हो गया? सिंपल कर्व हो गया। दूसरा बात ये क्लोज है, बंद है हर तरीके से, ये हमारा कैसा हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व। एग्जाम्पल इसका और देखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, सिंपल क्लोज कर्व का एग्जाम्पल होगा ये, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिंपल है। दूसरा बात ये क्लोज भी हमारा, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, चलो मान लो ये वाला, ये भी हमारा क्या होगा? सिंपल क्लोज कर्व होगा, क्योंकि ये भी सिंपल कर्व है, पहला बात। दूसरा बात क्या है? क्लोज्ड कर्व, यानी कि बंद है, तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। तो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, और ये तीसरा एग्जांपल। चलिए अब आप लोग बताइए कि यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को? पहला बात आपने इसमें ये सीखा कि कर्व क्या होता है। तो कर्व का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक बार अपने कॉपी पे पेंसिल या फिर पेन को रखिए, और जितना मर्जी उतना दूर तक आप ड्राइंग बनाते रहिए, बिना पेन एक बार भी उठाए हुए। तो जो ड्राइंग आपका बनेगा वही हमारा ड्राइंग कहलाएगा कर्व, है ना। और एक बार पेंसिल या फिर पेन को रख के जैसे आप ऐसे कुछ भी बनाएंगे, उसी को हम लोग करना क्या कहते हैं? डॉडलिंग करना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे अपना ये पेन रखा एक बार, और हम जैसे मन तैसे करते जा रहे हैं, तो ये जो आप कर रहे हैं ये हमारा क्या कहलाता है? कर्व तो है ही, लेकिन और क्या कहलाता है ये करना? डॉडलिंग करना कहलाता है। बात समझ आ रही है? ये कर्व तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हम लोग एक बार पेन रख के इस तरीके से बनाते रहते हैं बार बार, उसी को क्या कहते हैं? डॉडलिंग करना कहते हैं। और क्या इस प्रकार का डॉडलिंग लोग बचपन में नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। भाई बहन के कॉपी किताब पे पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते थे, वही हमारा कहलाता था डॉडलिंग। और एक्चुअली में जो हम लोग ऐसे करते थे, वो क्या बना रहे थे बताओ? कर्व बना रहे थे। लेकिन हम लोगों को उसमें कोई बताया कि ये कर्व है? नहीं बताया। अब समझ रहे हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो कर्व आपको समझ में आ गया, सिंपल। उसके बाद हमने आपको बताया कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व का मतलब होता है वैसा कर्व जो कि कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे एग्जांपल में, ये वाला और ये वाला क्या आपस में कहीं पे क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हमारा सिंपल कर्व हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी सिंपल कर्व कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हमारा सिंपल ओपन कर्व, और फिर हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल ओपन कर्व में क्या होता है? पहला बात वो सिंपल होगा, क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को। दूसरा बात ये कैसा होगा? ओपन होगा। जरा देखो आप ध्यान से, ये अपने आप को कहीं पे क्रॉस भी नहीं कर रहा है, और ये ओपन भी है। हमारा सिंपल ओपन कर्व हो गया, ये वाला भी और ये वाला भी। तो सिंपल ओपन कर्व का मतलब हो गया कि पहला बात वो अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा, दूसरा बात वो कैसा होगा? ओपन होगा। तो उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व में क्या देखा आपने? सिंपल क्लोज कर्व में पहला बात वो सिंपल होगा, कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को। दूसरा बात वो क्या होगा? चारों तरफ से पैक होगा, पूरा बंद होगा वो।
क्या यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी डाउट? आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए हो गया हमारा 8 नंबर तक। इसको हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए इसमें कुछ और बातें हम लोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको ये बस एक बार आपको पढ़ना है अच्छे से, आपका बस हो जाएगा। चलिए हाँ उसके बाद आप 9वें नंबर पे लिखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कर्व। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कर्व, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, लिखते चलिएगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला इंटीरियर, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक्सटीरियर, उसके बाद इसमें हम लोग तीसरा पढ़ते हैं बाउंड्री। अब ये है क्या, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बनाया एक कर्व। चलिए पहले तो बताइए ऋषभ, ये जो हमने कर्व बनाया है, ये कर्व कैसा कर्व है? सिंपल ओपन कर्व या सिंपल क्लोज कर्व? सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि पहली बात तो ये सिंपल है, क्रॉस नहीं कर रहा कहीं पे अपने आप को। दूसरा बात ये क्लोज्ड है, तो ये हमारा हो गया सिंपल क्लोज कर्व। अब यहाँ पे हम जानबूझ के आपके सामने 3 पॉइंट बनाने जा रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व के अंदर जो पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर जो होता है, बात समझ आ रही है? इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये कर्व के अंदर हमारा पॉइंट कौन सा है, यानी कि कर्व के अंदर जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर बोल देंगे, है ना। तो इंटीरियर के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, बताओ? बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कर्व के बाहर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ऐसे भी हम लोग अपने नॉर्मली लाइफ में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। जैसे हम लोग अभी कोचिंग के अंदर है, तो हम लोग कहाँ पे है, इंटीरियर में है, इंटीरियर में है। जैसे हम लोग अभी कोचिंग के अंदर है, इंटीरियर है। जैसे कोचिंग से बाहर निकलेंगे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। तो बताइए ये जो हमारा कर्व है, इसके अंदर हमारा पॉइंट बी है, तो ये हो गया इंटीरियर, और ये बाहर है तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए। लेकिन फिर सवाल है कि बताओ सी हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर या इंटीरियर? ये कुछ नहीं होगा, ये बाउंड्री होगा। बाउंड्री क्यों होगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर है ना। तो कर्व के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ आई है? लेकिन अब ना आपको यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, जैसे ये वाला, फिर इसको क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को पूरे जो खाली खाली आपको दिख रहा है, खाली खाली वाले जगह को हम लोग बोलते हैं रीजन। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद कुछ और बातें आपको बताते हैं। इतना पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर कुछ और नई बातों को हम लोग सीखेंगे। 10 नंबर पे आ जाइए। 10 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स क्या होता है, चलिए पॉलीगॉन्स में हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन हम आपके सामने लिख देते हैं, बहुत छोटा सा, बस याद रखने के लिए। इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व but made up of line segments only। बस इतना छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखना है और इसका एग्जांपल आपको समझना है। चलिए इसका एग्जांपल आपको देंगे ना, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, है ना। चलो बात करें इसके ऊपर, क्या है ये। देखिए हमने बोला कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन सिंपली हमारा क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, यानी कि कुछ उस प्रकार का होगा, पहला बात। दूसरा बात, जो पॉलीगॉन है ना, उसमें केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा आपको, लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसका ना एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक डायग्राम, चलिए मान लीजिए ये वाला,
पहला बात तो आप हमको ये बताएंगे कि क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है? बिल्कुल है, क्योंकि पहली बात तो ये अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है, दूसरी बात ये आपस में क्लोज भी है, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन यदि आप गौर करेंगे तो एक पॉइंट इसमें यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है। क्या हर जगह पे आपको अलग अलग प्रकार का लाइन सेगमेंट दिख रहा है? बिल्कुल। इसका कुछ आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और आपको यूनिक बातें बताते हैं। जैसे आप ना केवल ए और बी को देखिए, क्या एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है? और जब हमारा किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पहले से फिक्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट हुआ। ये भी लाइन सेगमेंट हुआ क्योंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट इसके पास भी, ये भी लाइन सेगमेंट हुआ और ये भी लाइन सेगमेंट हुआ। तो पॉलीगॉन बेसिकली क्या होगा फिर? पॉलीगॉन का मतलब हो गया कि पहला बात तो ये कैसा होगा? कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा बना किससे होगा? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन आपके सामने लिखा है कि इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहला तो ये हमारा क्या होता है? एक पॉलीगॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का होगा, सिंपल रहेगा, क्लोज भी रहेगा। उसके बाद इसमें जितने भी सारे आपको लाइन दिख रहे हैं वो सारे लाइन कैसे होंगे? लाइन सेगमेंट होंगे। ओके, चलिए अब इसमें कुछ यूनिक बातें हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके, चलो ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं साइड्स के बारे में। किसके बारे में? साइड्स के बारे में। साइड्स का मतलब है कि इसमें आपको कितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं? ऑब्वियस ये बात है, कितने हैं? 5 है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। यही जो 5 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है वही इस फिगर का क्या हो जाएगा? साइड्स हो जाएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे ए बी बी सी, यानी कि ये पहला, फिर ये और फिर सी डी और फिर क्या होना चाहिए बताओ? डी ई, एंड डी ई के बाद ई ए आर दी साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। यानी कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर का ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए क्या है? इसका साइड है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट साइड के बारे में। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। क्या लिखेंगे? पड़ोसी। थोड़ा सा इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, आपको नहीं लिखना है, बस समझने के लिए आप चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी हम लोग कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी मतलब बगल वाला, जस्ट आपके बगल वाला, नेबर बोल सकते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल सही है ना। चलिए इसमें कुछ बातें आपको बताते हैं, कुछ यूनिक। जैसे देखिए अभी आपने क्या समझा? साइड समझ लिया। साइड का मतलब जितने लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं वही हमारा क्या है? साइड है। अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि एक साइड के बगल वाला दूसरा साइड कौन सा। जैसे यदि मैं आपसे भी पूछूं कि बताओ ए बी जो हमारा साइड है इसके बगल वाला कौन सा साइड है, तो आप दो को बोलोगे। एक बोलोगे ए ई भी बगल में ही है और आप बोलोगे कि बी सी भी हमारा बगल में ही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का पड़ोसी कौन कौन है? एक ये वाला है और एक ये वाला है। क्या ये वाला होगा क्या? नहीं, क्योंकि तो बहुत दूर हो गया। क्या ये वाला होगा क्या? नहीं, ये भी बहुत दूर हो गया। तो इसके बगल में कौन कौन दिख रहा है आपको? पहला तो ये दिख रहा है, उसके बाद फिर ये दिख रहा है। तो दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी एंड ए बी के साथ आप पड़ोसी किसको जोड़ना चाहते हैं? बी सी को जोड़ दो। तो ए बी एंड बी सी, हालांकि ये भी हो सकता है ना, लेकिन एक ही हम लोग लिखेंगे। तो ए बी एंड बी सी, तो बताओ बी सी का फिर पड़ोसी कौन हुआ? बी सी और सी डी हुआ, है ना। बी सी एंड सी डी, फिर बताओ सी डी का पड़ोसी कौन हुआ? डी ई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी डी एंड डी ई। फिर बताओ डी ई का पड़ोसी कौन हुआ? डी ई का ई ए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ई एंड ई ए। और बताओ ई ए का पड़ोसी कौन हुआ? ए बी, है ना।
उसके बाद ई ए एंड ए बी आर दी एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या समझा आपने? पड़ोसी वाला, जस्ट उसके बगल वाला, ओके, नेबर वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी का पड़ोसी बी सी है, बी सी का पड़ोसी सी डी है, और सी डी का पड़ोसी डी ई है, और डी ई का पड़ोसी ई ए है, और ई ए का पड़ोसी ए बी है। इस तरीके से हमारा पड़ोसी वाला भी निकल गया। पड़ोसी वाला क्या समझेंगे? मतलब जस्ट बगल वाला, उसका जस्ट बगल वाला। आगे बढ़े हम लोग। चले, तो ये हो गया हमारा बात साइड्स का, ठीक है ना। उसके बाद अब कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। पॉलीगॉन के अंदर हमने पहला बात किया साइड का। चल इधर वाला बेटा दे। चलिए, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें तीसरे नंबर पे वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझिए पहले इसको। वॉर्टेक्स का मतलब होता है कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल जाए। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों आपस में कहां पे मिल रहे हैं? ए पे मिल रहा है, तो ये ए हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। उसी प्रकार से बी भी हमारा क्या होगा? वर्टेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहा है। उसी प्रकार से क्या सी बी लाइन सी बी वर्टेक्स होगा क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में यहाँ पे मिल रहा है। क्या ये भी वर्टेक्स होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या ये भी हमारा वर्टेक्स होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जब भी दो लाइन सेगमेंट आपस में एक जगह पे मिलते हैं, उसी वही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एंड ई आर दी वर्टेक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई आर दी वर्टेक्स ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर मतलब जो दिया हुआ है, गिवन फिगर मतलब जो गिवन दिया हुआ है फिगर हमारे पास यहाँ पे, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ए बी सी डी और ई हमारा ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिल रहा हो। तो ए पे भी मिल रहा है, बी पे भी मिल रहा है, सी पे भी मिल रहा है, डी पे भी और ई पे भी, इन सारे पॉइंट पे दो दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग फिर। चलिए, उसके बाद चौथे नंबर पे आप बात करेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स बोल दो या फिर वर्टिसेस बोल दो, वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस। यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात किया था साइड फिर एडजेसेंट साइड, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे वर्टेक्स, उसके बाद फिर एडजेसेंट वर्टेक्स। तो अच्छा एक बात बताइए फिर से आप हमको यहाँ पे कि हमने साइड्स के बाद एडजेसेंट साइड का बात किया था, यानी कि कौन सा साइड? पड़ोसी वाला साइड। उसी प्रकार से अब हमको वर्टेक्स के बाद एडजेसेंट वर्टेक्स का बात करना है, तो कौन सा वर्टेक्स? पड़ोसी वाला वर्टेक्स, है ना। चले, तो आप लोग इसमें आप बताएंगे कि बताइए ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे ए दिख रहा है, इसका पड़ोसी वाला पॉइंट कौन होगा? बी या फिर ए भी हो सकता है। पड़ोसी मतलब जैसे बगल वाला। क्या ए का पड़ोसी सी होगा क्या? नहीं, ये बहुत दूर हो गया। हम लोग पड़ोसी किसको कहते हैं? जो हमारे घर के बगल में होता है। क्या दूर वाले को पड़ोसी कहते हैं क्या? नहीं। तो क्या ए का पड़ोसी डी होगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर है। ए का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है? बी और ई हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, है ना। तो आप इसमें लिखेंगे ए एंड बी लिख लो, है ना। और बी का पड़ोसी कौन होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि बगल में है ना। तो बी एंड सी का पड़ोसी कौन होगा बताओ? सी और डी, है ना। तो सी एंड डी का पड़ोसी कौन होगा? ई, डी एंड ई। अमृत समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिंपली वर्टेक्स, वो पड़ोसी वाला पॉइंट, ठीक ना। चलिए, डी और ई का कौन होगा पड़ोसी? ई और ए, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई एंड ए, और ए का तो हमने लिख ही दिया था ये भी, है ना।
तो आर दी एडजेसेंट वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस ऑफ द गिवन फिगर आप एक ही बार बनाएंगे, सारा काम हमारा ऐसे से चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। 5वें नंबर पे बात करते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में। ओके, एंगल्स क्या होता है देखो जरा ध्यान से। आप ना यहाँ पे एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि जहां पे हमारा दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहा है, इन दोनों के बीच में ना कुछ झुकाव है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ झुकाव दिख रहा है आपको। झुकाव मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। क्या यहाँ पे भी आपको झुकाव दिख रहा है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी झुकाव दिख रहा है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं झुकाव, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इसी को हम लोग कह देते हैं एंगल। एंगल हमेशा कब बनेगा? जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में थोड़ा सा झुके हुए होंगे। यहाँ पे आप देखें दोनों एंगल लाइन सेगमेंट हमारा झुका हुआ है, यहाँ पे भी झुका हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ए बी सी डी ई ये हमारा क्या है? एंगल है। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई आर द एंगल्स of the given figure। तो A, B, C, D और E इस फिगर का क्या हो गया? एंगल्स हो गया। ओके, लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए एंगल क्या होता है, तो बताइएगा जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में मैच कर रहे हो तो दोनों के बीच में तो झुकाव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल्स। ओके, चलिए अब आप बताएंगे कि एंगल के बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं। सोचिए जरा क्या बात करने वाले होंगे। ऑब्वियस सी बात है, साइड के बाद एडजेसेंट साइड, वर्टेक्स के बाद एडजेसेंट वर्टेक्स, तो एंगल के बाद एडजेसेंट एंगल। चलो तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा एंगल होगा इसमें भी? पड़ोसी वाला होगा, यानी कि जैसे बगल वाला। तो आप लोग इस बार बताइए कि ए का पड़ोसी कौन कौन होगा? या तो बी या फिर ई, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों पड़ोसी वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी, यानी कि इसका पड़ोसी ये भी हो सकता है और ए भी ये भी हो सकता है, कोई एक लिख लेंगे बस। तो बताओ बी का पड़ोसी कौन होगा? सी होगा। बी एंड सी। सी का पड़ोसी कौन होगा? डी। सी एंड डी। डी का पड़ोसी कौन होगा? ई। डी एंड ई। फिर ई का पड़ोसी कौन होगा? ए। तो यहां पे देखेंगे ई एंड ए आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। हो गया सिंपल। चलो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई हमारा क्या है? एंगल है। लेकिन ए बी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया क्योंकि दोनों पड़ोसी वाला बगल वाला है। सी डी डी ई है, ये सब हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है ना, चलिए इतना के बाद हम लोग 7 नंबर में बात करेंगे डायगोनल्स का। DIAGONALS, डायगोनल्स क्या होते हैं? अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे एंगल बनाया था इसको आप मिटा दें, समझ जाएंगे ना आप। चलिए इसको हमने मिटा दिया यहाँ पे, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ओके, चलिए अब समझते हैं हम लोग डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का मतलब होता है कि जब भी आप दो वर्टेक्स को आपस में मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों वर्टेक्स कैसा होना चाहिए? अपोजिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, यदि मैं इस ए से इस सी को मिला दूं तो ये हमारा लाइन गया यहाँ पे सीधा। अच्छा, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। पहले तो ये बात बताइए, क्या सी के बिल्कुल सामने हमारा दिख रहा है? ए सामने मतलब अपोजिट है, जस्ट इसके सामने, है ना। तो जब आप
दो वर्टेक्स को आपस में मैच कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है डायगोनल। फिर आपके मन में सवाल आया हुआ कि सर यदि हम बी और सी को भी आपस में मैच कर दे तो क्या वो डायगोनल हो जाएगा? नहीं, वो डायगोनल नहीं होगा, वो एक साइड बन जाएगा, है ना। लेकिन हमेशा कब मैच करना है? जो जस्ट अपोजिट हो, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो। जैसे मेरे सामने कोई दूसरा लड़का खड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको कि मेरे अपोजिट खड़ा है ना। कौन सा? बिल्कुल ए और डी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ए और डी हो जाएगा। और क्या दिख रहा है आपको? बी और ई, ये बिल्कुल हो सकता है। सॉरी, इसको यहीं पे कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन चलेगा। और क्या कर सकते हैं आप बताओ? बी एंड डी, बिल्कुल। और किसको कर सकते हैं? हाँ, सी और ई कर सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया, डायगोनल्स हो गया, है ना। तो बेसिकली आपने इसमें क्या समझा? जब हम लोग अपोजिट यानी कि एक के सामने दूसरे वाले वर्टेक्स को आपस में यदि हम लोग मैच कर देते हैं तो उसी लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? डायगोनल कह देते हैं। तो बताइए इसमें आप कितना डायगोनल अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं? एक हमारा ए से लेकर सी हो गया, ए से लेकर डी हो गया, फिर ई से लेकर सी हो गया, फिर बी से लेकर डी हो गया, और एक आपने अभी तुरंत बताया बी से लेकर ई हो गया। टोटल 5 डायगोनल इसमें हो गए हमारे, है ना। चलो तो आप इसमें लिख लेंगे, पहला कौन सा? ए सी, दूसरा ए डी, उसके बाद फिर आपने किया बी डी, उसके बाद फिर आपने किया ई सी, और लास्ट में आपने किया था एक बी ई, एंड बी ई आर द diagonals of the given figure। बस हो गया। तो डायगोनल का मतलब क्या समझा आपने? बेसिकली दो अपोजिट वर्टेक्स को, यानी कि जहां पे हमारा दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलता है, दो अपोजिट वर्टेक्स को यदि हम लोग आपस में मैच कर देते हैं सिंगल लाइन से, तो वही सिंगल लाइन हमारा कहलाता है डायगोनल्स। ओके, तो इस फिगर में कितने डायगोनल थे टोटल? 5 थे, 5। ओके, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरीके से हम लोगों का आज क्लास कंप्लीट होता है। और आज से क्लास में बेसिकली हमने आपको समझाया कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है, फिर साइड, एडजेसेंट साइड, एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, डायगोनल्स, इतने सारे पॉइंट को हम लोगों ने आज सीखा है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ और नए टॉपिक को समझेंगे। क्या आज से क्लास में कोई डाउट? चलिए, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 नंबर तक पढ़ा था, और 10 नंबर में हमने आपको बताया था पॉलीगॉन्स के बारे में, और पॉलीगॉन्स के अंदर हमने आपको 7 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बताया था। जैसे हमने 10 नंबर में स्टार्ट किया था पॉलीगॉन, उसमें हमने आपको बताया था कि साइड क्या होता है, फिर एडजेसेंट साइड क्या होता है, फिर एंगल, फिर एडजेसेंट एंगल, उसके बाद फिर वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, और फिर लास्ट में हमारा डायगोनल। तो इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि 10 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर में अपना एंगल्स के बारे में, और इतना पढ़ने के साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से आज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये एंगल हमारा होता क्या है। देखिए, एंगल के डेफिनेशन पे जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, पहले तो आप हमको यहाँ पे ये बताइए, चलिए इसका नाम कुछ रख देते हैं, सपोज ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे इसको ओ रख देते हैं। ओके, आप हमको ये बताइए कि ये ओ ए एक लाइन सेगमेंट है, या लाइन है, या रे है? बताइए, ओ ए लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या एक रे है? रे है। क्यों रे है? क्योंकि देखिए इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन इधर क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है। तो जब हमारा एक फिक्स पॉइंट हो और एक फिक्स पॉइंट ना हो, बल्कि एरो लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। उसी प्रकार से बताइए, ओ बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या रे है? ये भी एक रे है, सिंपल। तो हम लोग ना
आप चाहे तो इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं, कहा गया, हाँ, आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं रे, या फिर आप इसको आर में बोल सकते हैं, या फिर आप इसको चाहे तो साइड भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि इसको हम 3 नामों से पुकार सकते हैं। रे तो है ही पहली बात, दूसरी बात रे को ही हम लोग आर में भी बोलते हैं, और इसको आप चाहें तो साइड भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ये वाला भी, इसको भी आप चाहें तो रे बोल सकते हैं, बोलना क्या है, होता ही है। उसी प्रकार से ये हमारा आर्म भी कहलाता है, और ये हमारा साइड भी कहलाता है। तो आपको जो मर्जी आप वो बोल लीजिए, क्या कोई डाउट इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप गौर से देखेंगे ना, तो ये जो 2 रे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झुकाव है ना, और इसी झुकाव को हम लोग कहते हैं एंगल। अब ये कितना भी डिग्री का हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा कितना भी हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलिए, तो इसमें क्या रखना है आपको ध्यान, पहला बात तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रे भी बोल सकते हैं, आर में भी बोल सकते हैं, या फिर साइड भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इसको भी रे बोल सकते हैं, आर में बोल सकते हैं, और इसको भी हम लोग साइड बोल सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है हमारा ये रे है और ये रे है, इन दोनों के बीच में झुकाव है थोड़ा सा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। और एंगल के तौर पे कितना डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगला, इसमें एक बात है आपको और ध्यान में रखना है, वो ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, कॉमन पॉइंट इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों आर्म के, मतलब दोनों आर्म में ये शामिल है। जैसे यदि, हाँ बिल्कुल, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म दोनों आपस में आगे कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पर मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको कॉमन पॉइंट भी बोल देते हैं। अच्छा बताइए, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, जहाँ पे 2 आपस में आके मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इसको आप वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको कॉमन पॉइंट बोलो या वर्टेक्स बोलो, दोनों मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो कुछ जरूरी बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इसमें हम लोग अब पहला बात करने वाले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंगल। चलिए, यहां पे ना फिर से हम आपके सामने एक बनाते हैं, और बताइएगा आप लोग इस बार। यहां पे दे देते हैं P और यहां पे दे देते हैं Q, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, एंगल कहां पे बन रहा है भाई, एंगल यहां पे बन रहा है। तो यहां पे जो हमारा ये पूरा हुआ, ये एंगल का हिस्सा हुआ ना। यदि इस रीजन में हमारा कोई पॉइंट आएगा तो उसको हम लोग कौन सा पॉइंट कहेंगे, इंटीरियर या एक्सटीरियर, इंटीरियर, क्योंकि ये 2 आर्म के बीच में है ना। तो यहाँ पे आप दो 3 चीजें लिखेंगे, पहला इंटीरियर, उसके बाद लिखेंगे एक्सटीरियर, फिर लिखेंगे बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ऑन, ऑन मतलब उसके ऊपर, है ना। चलिए, तो अब हम आपके सामने 2-3 पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं। चलिए बताइए, ध्यान से देखेंगे पहले, उसके बाद इसका आप लोग जवाब देंगे। हमारा यहाँ पे आर्म कौन सा है, OP और OQ, है ना। इस आर्म के बीच में हमारा पड़ रहा है पॉइंट A, यानी कि अंदर में हुआ ना, तो अंदर के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इंटीरियर। तो यहाँ पे हमारा इंटीरियर कौन सा पॉइंट है, A है। और इस एंगल के बाहर हमारा कौन सा है, B है, इसको क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर, है ना। तो बाहर का मतलब क्या हो जाता है, एक्सटीरियर। कहाँ पे, ये नहीं, यहाँ पे देखो A जो है ना, इन दोनों रे के किस में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं इंटीरियर। लेकिन क्या ये बीच में है, नहीं, ये तो बाहर है, हमारा एंगल के बाहर है, इसीलिए हम लोग कह देते हैं इसको एक्सटीरियर, ठीक है। अगला ये बताओ, ये क्या होगा, बाउंड्री होगा,
बाउंड्री मतलब ये लाइन के सॉरी रे के ऊपर ही है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये किस पे है, बाउंड्री पे है। तो ये 3 पार्ट इसका होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप दूसरे नंबर में, नेमिंग ऑफ एंगल्स। और यही आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यदि आप ये चीज समझ जाते हैं तो फिर क्लास 6 में एंगल पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी और 10 में भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्लास 9 तक के बच्चों को एंगल लिखना नहीं आता है, एंगल लिखना ही नहीं आता है, सोचो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो नेमिंग हमको करना है किसका, एंगल का। कैसे करते हैं, पहले इसका, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका समझिए बहुत अच्छे तरीके से। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, ये वाला समझिए, ए बी और ओ, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है ये, ओके। चलिए यदि मैं अभी आपसे पूछूं कि इस यहां पे जो एंगल हमारा बन रहा है, इस एंगल का आप नाम क्या देंगे, तो आप क्या बोलोगे, ए ओ बी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा पॉइंट कौन सा है, ओ है। और जहां पे एंगल बन रहा है हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको कहाँ रखा जाए, बीच में रखा जाए। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे पहला ए ओ बी। तो बताइए ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है। तो क्या हमने ओ को बीच में रखा, सेंटर में रखा ना, तो इसका नाम हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, एंगल को हम लोग कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट में छोटा सा झुका हुआ एल। एल कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ना, लेकिन थोड़ा सा इसको झुका देना है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल है। ये क्या है, ये एंगल है, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका होता है। तो इस एंगल का नाम यदि हमसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी। या फिर आप इसको और कैसे बोल सकते हैं, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। क्या दोनों सेम चीज है, बिल्कुल दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। आप कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस एंगल का नाम ए ओ बी लिखो या फिर आप बी ओ ए लिखो, दोनों सेम रहेगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जिस एंगल का आप बात करने जा रहे हैं उसको कहां पे रखना है, बीच में रखना है। देखिए यहाँ पे भी बीच में हमारा ओ है और यहाँ पे भी हमारा बीच में ओ है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं इसमें। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, और एग्जाम्पल देखिए। चलिए इस बार थोड़ा सा हम आपको कंफ्यूज करते हैं। ए बी सी और ये हमारा ओ। अच्छा जरा आप क्या बता सकते हैं, ओ हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा, कॉमन पॉइंट, सिंपल, या फिर वर्टेक्स आप बोल दो। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंगल हमारा एक यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। चलिए पहले अमृत आप बताइए कि इस एंगल का नाम क्या क्या हो सकता है, इस वाले एंगल का नाम, ए ओ बी, बी ओ ए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इस एंगल का नाम यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। क्या दोनों बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों बात सही है ना। यानी कि मैंने आपसे पूछा इस एंगल का नाम, तो आप क्या बोलोगे, केवल इतने दूर का बात करोगे ना, और इतने दूर में हमारा कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए ओ बी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, बी ओ ए, दोनों सही है ना। चलिए इस बार ऋषभ आप बताइए इस वाले एंगल का नाम क्या क्या हो सकता है, सी ओ नहीं, सी ओ बी। देखो सी ओ ए जाएंगे ना तो ये पूरा एंगल का बात हो गया, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको मात्र ये वाला एंगल चाहिए, सी ओ बी या फिर बी ओ सी। वेरी गुड। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल सी, सॉरी एंगल सी ओ बी या फिर एंगल बी ओ सी। ये होता है तरीका एंगल को लिखने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी, हाँ इसमें आपने गौर क्या किया, इसमें आपने गौर ये किया कि जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस एंगल को हमेशा कहाँ रखना है, बीच में रखना है, मिडिल में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा और देते हैं और हम आपसे पूछेंगे कि क्या इसमें आप देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। देखिए चलिए हमारे पास डायग्राम ये वाला है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है,
एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इसका नेमिंग कर देते हैं A B C और D। चलिए बताइए जरा ध्यान से, एंगल कहाँ कहाँ बन रहा है? एक एंगल तो हमारा यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ना। चलिए जरा बताइए अमृत, पहले आप बताइए कि इस एंगल का नाम क्या हम लोग रखेंगे? BAD या फिर DAB, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इस एंगल का नाम क्या क्या हो सकता है? DAB, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा। हाँ, इस एंगल का नाम DAB हो सकता है या फिर एंगल BAD। चलिए इस बार ऋषभ आप बताइए इस एंगल का नाम क्या क्या हो सकता है? सर BAC। कौन सा? BAC। नहीं, BAC क्यों रहेंगे? हमको तो जो चाहिए वो बीच में रखना है ना, तो इसका नाम क्या होगा? पहला ABC। देखो B बीच में आया कि नहीं आया? या फिर इसका और क्या हो सकता है? CB है, वेरी गुड। यानी कि इसका पहला नाम होगा ABC या फिर दूसरा नाम CBA। अब जरा आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये हमारा कौन सा A है? क्या A देखो दोनों में मिडिल में आया है? बिल्कुल आया। ये हमारा कौन सा है? B है, तो क्या B दोनों मिडिल में आया है? बिल्कुल आया है, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। चले इस बार अब इसका बताइए कि इसका नाम क्या क्या हो सकता है? इसका नाम पहला तो होगा BCD या फिर DCB। तो पहला इसका नाम होगा BCD या फिर एंगल DCB। क्या दोनों सेम है? दोनों अलग अलग है? दोनों सेम ही चीज है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि C के बारे में पूछा जा रहा है ना, क्या C मिडिल में है? हाँ है, बस हो गया हमारा, सिंपल है ना। लेकिन आपने तो बोला जो एंगल का नाम है वही मिडिल में रहेगा। हाँ, जो एंगल का नाम वो मिडिल में रहेगा। तो बताओ ये एंगल हमारा कौन सा है? C है ना, तो क्या C यहाँ पे है मिडिल में? देखो बिल्कुल है, वही बात हमने कहा। उसी प्रकार से हमारा कौन सा है? B है, तो क्या B मिडिल में है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से ये A, क्या A मिडिल में है? बिल्कुल है। तो जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है वो किस में रहेगा? मिडिल में रहेगा। लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिकली बस कोई को मिडिल में रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे ये वाला? चले कोई बात नहीं, इसको जरा समझ लीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं इस वाले एंगल का नाम, तो आप क्या बोलोगे? AOB। तो क्या B हमारा मिडिल में आया? सॉरी, O हमारा मिडिल में आया? बिल्कुल आया। उसी प्रकार से आप इसको और क्या बोल सकते थे? BOA। क्या फिर भी बीच में आया O? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एंगल के बारे में देखेंगे तो वो किस में होना चाहिए? हमेशा मिडिल में होना चाहिए, बीच वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका नाम बताइए जरा, इसका क्या हो सकता है? इसका क्या क्या हो सकता है नाम? ADC और CDA। बिल्कुल, इसका पहला नाम होगा ADC या फिर CDA। तो इसका पहला नाम हो जाएगा एंगल ADC या फिर एंगल CDA। ठीक ना, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, दोनों आपके पास है चॉइस। लेकिन दोनों क्या हर बार लिखेंगे? नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए आपको दोनों लिख के दिखाया है, लेकिन दोनों हर बार लिखना नहीं होता है, एक ही लिखना होता है। ठीक है ना। तो एंगल का नाम लिखने में क्या आपको दिक्कत होगा? आपको बस इसमें ध्यान रखेंगे ये कि जिस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है उस पॉइंट को हमेशा मिडिल में रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। चले इसका ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेमिंग ऑफ एंगल में हमने 3 चीज आपको बताया है। फर्स्ट एंगल, सॉरी 3 एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा और ये तीसरा। और एंगल को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ये वाला साइन देके, छोटा सा L लेकिन झुका हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और इसके साथ ही साथ आपका जो ये पूरा एंगल वाला कॉन्सेप्ट था, जो एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। और इसके अलावा एंगल वाले कॉन्सेप्ट में कुछ खास बचा हुआ नहीं है। चलिए इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है ना। क्या आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट इस चैप्टर में? चलिए कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तो कहीं पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।